नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति का मूल्य, वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपूर्ति के मूल्य के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि विशिष्ट दशाओं में आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो इससे पहले हमने एक दशा पढ़ी जिसमें जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में ना किया गया हो, प्रतिफल का भुगतान जब पूर्णतः मुद्रा में ना चुकाया गया हो, तो आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज हम दूसरी दशा की बात करेंगे, दूसरी स्थिति जब भिन्न या संबंधित व्यक्ति के मध्य आपूर्ति का मूल्य, जब आपूर्ति भिन्न या संबंधित व्यक्तियों के मध्य की गई हो तो आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो पहले हम यहाँ पर भिन्न व्यक्ति से क्या तात्पर्य है वो समझेंगे। भिन्न व्यक्ति, जब किसी व्यापारी को माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत दो पंजीकरण करवाने पड़ते हैं, दो पंजीकरण करवाने की आवश्यकता हो या उसने दो पंजीकरण करवाए हो, तो ये जो दोनों पंजीकृत व्यवसाय हैं ये भिन्न व्यक्ति कहलाएंगे। और ऐसे दो पंजीकरण किसी एक राज्य में लिए जा सकते हैं। मान लीजिए राज्य है राजस्थान, तो इस राजस्थान में कहीं दो अलग अलग स्थानों पर पंजीकरण करवाया जा सकता है, और ऐसा एक हेड ऑफिस के रूप में और दूसरा जो पंजीकरण है वो ब्रांच के रूप में करवाया जा सकता है। तो किसी एक ही राज्य के अंतर्गत या किसी एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अगर दो पंजीकरण करवाए गए हों तो दोनों पंजीकृत व्यवसाय भिन्न व्यक्ति कहलाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो पंजीकरण अलग अलग राज्यों में करवाए गए हों। मान लीजिए कि ये हरियाणा है और हरियाणा में भी इन्होंने व्यवसायी ने एक पंजीकरण करवा रखा है और इसको ब्रांच के रूप में खोल रखा है। तो दो अलग अलग राज्यों में अगर पंजीकरण करवाया हुआ हो तो ये दोनों पंजीकृत व्यवसाय, अलग अलग पंजीकृत व्यवसाय भिन्न व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं कि अगर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के लिए अलग अलग पंजीकरण करवाया गया हो तो हेड ऑफिस और ब्रांच एक दूसरे के लिए भिन्न व्यक्ति माने जाएंगे। दूसरा शब्द इसमें काम में आया है संबंधित व्यक्ति। संबंधित व्यक्ति, रिलेटेड पर्सन। तो संबंधित व्यक्ति कौन होते हैं? तो संबंधित व्यक्ति हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। संबंधित व्यक्ति, अगर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय में संचालक या अधिकारी हो, दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के व्यवसाय में अगर संचालक या अधिकारी के रूप में काम कर रहे हो तो वो दोनों व्यक्ति संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। दूसरा है साझेदार, पार्टनर्स भी संबंधित व्यक्ति कहलाते हैं। तीसरा नियोक्ता एवं कर्मचारी। नियोक्ता और कर्मचारी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक दूसरे से संबंधित व्यक्ति कहलाते हैं। चौथा है एक व्यक्ति द्वारा दोनों के 25% या अधिक मताधिकारी अंश धारण किए गए हो। अगर किसी एक व्यक्ति द्वारा दोनों के 25% या अधिक मताधिकारी अंशों को धारण किया गया हो तो ऐसे दोनों व्यक्ति भी संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। अगर एक कोई व्यक्ति है एक्स, इसके द्वारा
इस कंपनी में भी 25% या उससे अधिक मताधिकारी निर्धारित किए गए हों और एक्स के द्वारा बी लिमिटेड के भी 25% या अधिक मताधिकारी धारण किए गए हों, तो एक व्यक्ति द्वारा दोनों के 25% या अधिक मताधिकारी धारण किए गए हों, तो ये दोनों व्यक्ति आपस में संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। इसके बाद है एक व्यक्ति का दूसरे पर नियंत्रण हो। अगर किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण हो तो वो दोनों व्यक्ति भी संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे, और ऐसा नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकता है। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब या तो ए बी को नियंत्रित करता है या फिर बी ए को नियंत्रित करता है, यानी एक का दूसरे पर अगर नियंत्रण हो, और ऐसा नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो अगर एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है तो भी ये दोनों व्यक्ति संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। अगर ये दोनों व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, यानी कि सी ए को भी नियंत्रित करता है और बी को भी नियंत्रित करता है, यानी सी का ए और बी दोनों पर अगर नियंत्रण हो तो भी ये दोनों व्यक्ति संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। अगर इन दोनों के द्वारा दो व्यक्तियों द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया गया हो तो भी ये दोनों व्यक्ति संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। उदाहरण के लिए ए और बी मिलकर सी को नियंत्रित करते हैं, ए और बी का सी पर अगर नियंत्रण है तो भी ए और बी संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। और इसके अलावा परिवार के सदस्य संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं। परिवार के सदस्यों में जीवन साथी और बच्चे परिवार के सदस्य माने जाते हैं। इसके अलावा माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सभी अगर उस व्यक्ति पर अगर आश्रित हो तो ये भी परिवार के सदस्यों में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न व्यक्ति या संबंधित व्यक्तियों के मध्य कोई आपूर्ति की गई हो और तो उस आपूर्ति का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा वो हम पढ़ेंगे। तो भिन्न व्यक्ति यानी कि उदाहरण के लिए एक हेड ऑफिस है और दूसरी उसकी ब्रांच है और उन दोनों का अलग अलग पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो भिन्न व्यक्तियों के मध्य अगर कोई आपूर्ति होती है, कोई माल या सेवा की आपूर्ति की जाती है या फिर संबंधित व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति की जाती है, तो उसका मूल्य निर्धारित करने के लिए हम सबसे पहले आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य लेंगे। तो अगर भिन्न व्यक्ति या संबंधित व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति की जाती है तो आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य ही आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। और खुला बाजार मूल्य क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, जब हमने इसी चैप्टर का 6वां क्वेश्चन सोल्व किया था तो हमने खुला बाजार मूल्य के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य लेंगे। अगर उपयुक्त एक से मूल्य निर्धारण करना संभव ना हो तो उसी प्रकार एवं किस्म के माल एवं सेवा की आपूर्ति का मूल्य हम आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। अगर भिन्न व्यक्ति और संबंधित व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति होती है तो आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य आपूर्ति का मूल्य माना जाता है। अगर आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं हो यानी उपयुक्त एक से आप मूल्य निर्धारण करना संभव ना हो तो फिर हम जिस प्रकार की आपूर्ति की गई है उसी समान प्रकार की और उसी किस्म यानी उसी गुणवत्ता वाले कोई अन्य माल और सेवा की आपूर्ति का मूल्य हम आपूर्ति का मूल्य मानेंगे। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में पंजीकृत KKR लिमिटेड ने निम्न सूचनाएं प्रस्तुत की। 20 लाख रुपए लागत वाले माल की दिल्ली शाखा को आपूर्ति। KKR लिमिटेड पंजीकृत है चंडीगढ़ में और ये अपनी दिल्ली स्थित एक शाखा को माल की आपूर्ति कर रहा है 21 लाख रुपए में। आपूर्ति का मूल्य है 21 लाख रुपए और इसकी लागत है 20 लाख रुपए।
तो केकेआर लिमिटेड अपनी शाखा को, अपनी ब्रांच को, जो कि दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उसको माल की आपूर्ति कर रहा है। तो ये दोनों भिन्न व्यक्ति माने जाएंगे। चंडीगढ़ में पंजीकृत जो शाखा है या इसका जो प्रधान कार्यालय है केकेआर लिमिटेड का, वो और दिल्ली में इसकी जो शाखा है, ये दोनों आपस में भिन्न व्यक्ति माने जाएंगे, क्योंकि अलग अलग दो राज्यों में दो जगहों पर इन्होंने पंजीकरण करवा रखा है, तो भिन्न व्यक्ति माने जाएंगे। तो जब भिन्न व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति की जाती है, तो आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य देखते हैं, और अगर आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य उपलब्ध ना हो तो फिर हम जो है उसी प्रकार और किस्म की अन्य माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य हम आपूर्ति का मूल्य मानते हैं। तो इसने अपने दिल्ली स्थित शाखा को 20 लाख रुपए लागत वाले माल की आपूर्ति की है 21 लाख रुपए में। दूसरा, दिल्ली शाखा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से ऐसा ही माल क्रय करती है 30 लाख रुपए में, यानी उसी प्रकार एवं किस्म की माल की आपूर्ति का मूल्य है 30 लाख रुपए। जो माल चंडीगढ़ में पंजीकृत केकेआर लिमिटेड ने अपनी दिल्ली स्थित शाखा को भेजा है, उसी प्रकार और किस्म के अन्य माल की आपूर्ति का मूल्य 30 लाख रुपए है। और तीसरा दिया गया है चंडीगढ़ कार्यालय द्वारा दिल्ली शाखा को भेजे गए माल का खुला बाजार मूल्य 28 लाख। तो अगर भिन्न व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति की जाती है, तो सबसे पहले हम आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य ही आपूर्ति का मूल्य मानते हैं। इसलिए करियों के मूल्य, आपूर्ति का करियों की मूल्य इस क्वेश्चन में 28 लाख रुपए होगा, क्योंकि भिन्न व्यक्तियों के मध्य जब आपूर्ति की जाती है तो आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य ही आपूर्ति का मूल्य माना जाता है। अगर क्वेश्चन में आपूर्ति का खुला बाजार मूल्य नहीं दिया हुआ होता, तो फिर हम दिल्ली शाखा जब अन्य आपूर्तिकर्ताओं से ऐसा माल क्रय करती है उसका मूल्य लेते, उसी प्रकार और किस्म की माल की आपूर्ति का मूल्य हम आपूर्ति का मूल्य मानते हैं। अगर ये खुला बाजार मूल्य नहीं दिया हुआ होता तो फिर हम 30 लाख रुपए आपूर्ति का मूल्य मानते, लेकिन इस क्वेश्चन में जब खुला बाजार मूल्य दिया हुआ है तो 28 लाख रुपए ही इस आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।